help of a standard solution of n by 10 HCl. So that means HCl is our standard solution and the concentration of HCl is n by 10. Now हमारा प्रश्न आता है, what do you mean by n? कौन बोल सकता है n का मतलब क्या है? Please raise your hand. या कार्तिकेय? Ma'am, normality. Very good, very good. Ishika? Ishika? Amandeep? Normality, capital N. Yeah, very good, very good. बहुत अच्छा है. तो n means normality. So that means the concentration of a कोई भी आयन, कोई भी सॉल्यूशन का concentration, suppose हमें पता है तो उसको कहेंगे हम standard solution. So what do you mean by standard solution? ये सब वाइवा वॉइस क्वेश्चंस है. बच्चों देखो, एक भी एक्सपेरिमेंट सपोज जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा एट द एंड ऑफ, जैसे ही आप लोग रजिस्टर सबमिट करोगे आप लोग को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है. जैसे कि आज का एक्सपेरिमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यू विल बी गिवन 1 वीक टाइम. नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम आप लोगों को वाइवा हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे. वाइवा विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड. तो एक तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे. कैसे रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, मतलब कि कैसे लिखोगे, कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, कैसे रिजल्ट बनाओगे, उस सारे के ऊपर मार्क्स होंगे. और प्लस द फैकल्टी, आपका जो फैकल्टी है वो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वाइवा पूछेंगे. वाइवा विल बी ऑन द टॉपिक जो आपने परफॉर्म किया, जो उसके बारे में आपने जाना. तो ये सारे के सारे मिला के आपके 10 नंबर आपको मिलते हैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए. ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी जो पढ़ा रही हूँ या अभी जो बोल रही हूँ उसका नोट्स भी मैंने आज के लेक्चर में LMS में अपलोड किया हुआ है. ठीक है, और मैनुअल में सारा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ है. बट वो मैनुअल में ये नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर. ये सारे चीज एक्सपेरिमेंट में नहीं लिखा हुआ है. तो इसलिए मैंने एक अलग से नोट्स का PDF करके दिया हुआ है. दैट इज ओनली फॉर यू टू स्टडी, बिकॉज आपके पास अभी किताब नहीं होंगे. आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम माई नोट्स. तो वो नोट्स जो मैंने दिया है इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी रेस्पेक्ट. आपके वाइवा में कम से कम 5 के 5 नंबर्स आपको लाना है. एंड आई नो यू वेरी वेल दैट आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो. पढ़ के जरूर वो वाइवा में कम से कम 5 नंबर जरूर लेके आओगे. सो दैट इज माय विशेस फ्रॉम माय साइड. बट अभी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है दैट मीन्स द अननोन सोल्यूशन, तो वो हमारा एम है कि हमें पता करना है विद द हेल्प ऑफ अ नोन सैंपल, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. और एक्सपेरिमेंट 1 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है HCl सोल्यूशन. HCl is nothing but a plain acid solution. तो आप लोगों को एक एसिड सोल्यूशन दिया जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन है n by 10 and n is nothing but the normality, and normality is the concentration of HCl को हम बहुत सारे भाग में माने पता करते हैं. एक है नॉर्मेलिटी, दूसरा है मोलारिटी, तीसरा है मोलालिटी और चौथा है ग्राम्स पर लीटर. ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन दैट मीन्स सपोज हमारा सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड, चीन, नमक सपोज हमारे पानी में 1 लीटर पानी में सपोज 1 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड हम लोग डाल दे. सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट को हम लोग वे करते हैं और 1 मिलीग्राम वे करने के बाद हम 1 लीटर पानी में डाल देते हैं. तो दैट मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द वाटर सोल्यूशन इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम पर लीटर. सो वो 1 मिलीग्राम पर लीटर इज नथिंग बट पार्ट्स पर मिलियन, उसको कहेंगे ppm. सो ppm का दूसरा फॉर्म है मिलीग्राम्स पर लीटर. सिमिलरली सपोज हमारा सोडियम क्लोराइड हमने वे किया 5 ग्राम और 1 लीटर सोल्यूशन में डाल दिया, घोल दिया, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट 5 ग्राम्स पर लीटर. So there are various forms of expressing the concentration of a sample. ठीक है, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड को हम बहुत सारे वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. या तो ग्राम्स पर लीटर में कर सकते हैं, या तो मिलीग्राम्स पर लीटर में कर सकते हैं, या तो नॉर्मेलिटी में कर सकते हैं, या मोलारिटी में कर सकते हैं, या मोलालिटी में कर सकते हैं. ठीक है, सो
हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है दैट मींस द HCl सॉल्यूशन जो आपको सप्लाई किया जाएगा दैट इज नथिंग बट उसका कॉन्सेंट्रेशन है N/10 दैट मींस इट इज 0.1 नॉर्मेलिटी। इज इट क्लियर? सो नाउ ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन में हमारे दो आयंस प्रेजेंट है, एक है कार्बोनेट आयंस, दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस, और ये दोनों आयंस के चलते हमारा अननोन सॉल्यूशन हैज बिकम अल्कलाइन। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl एंड द प्रोसेस दैट यू विल बी यूजिंग इज टाइट्रेशन। नाउ टाइट्रेशन क्या होता है? कोई जानता है टाइट्रेशन क्या होता है? एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। ओके, किसी को नहीं पता? यस, इशिका, व्हाट इज टाइट्रेशन? या इशिका, इशिका, अमनदीप, या अमनदीप, अमनदीप, एनी क्वेश्चन? हाँ, Excuse me. Yes, ma'am. बोलो। Titration is the difference in concentration where we used to find the concentration of unknown solution. ओके, ठीक है, सही बोले, बट टाइट्रेशन क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्लीज पुट डाउन योर हैंड। तो क्या है ना कि ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन और ये अननोन सोल्यूशन को मिक्स करना ही हम टाइट्रेशन बोलेंगे। एंड इस मिक्सिंग ऑफ द स्टैंडर्ड एंड द अननोन के दौरान, मिक्सिंग करने के बाद हम कैसे पता करेंगे to determine the process of the concentration of unknown by mixing the standard with the unknown, that is called as titration. So that means कैसे टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे? आपने वो वीडियो तो देखा नहीं होगा, बाद में देख लेना, मेरे इंटरेक्टिव लेक्चर के बाद थोड़ा सा 2-3 बार उस वीडियो को चला के देखना कि व्हाट दैट फैकल्टी इज डूइंग। वो क्या कर रहा है कि ब्यूरेट लिया है, ब्यूरेट देखना वो स्टैंड में जो खड़ा है लंबा सा ग्लासवेयर, जो ग्लासवेयर जो लगाया हुआ है स्टैंड में, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द ब्यूरेट। ठीक है, ये सारा टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। जो स्टैंड में खड़ा है दैट ग्लासवेयर, उसको कहेंगे ब्यूरेट, और वो ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को पूरा ऊपर तक भर देंगे। दैट मींस द कैपेसिटी ऑफ द ब्यूरेट इज 50 ml। हम लोग क्या करेंगे कि एक फनेल से, फनेल ये ब्यूरेट है, और उस फनेल से हम तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दैट मींस हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है HCl, और HCl को हम उस ब्यूरेट में 50 ml तक भर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। उस ब्यूरेट का टैप होता है नीचे, वो टैप को बंद कर दो, तो दैट मींस वो ब्यूरेट इज नाउ फिल्ड अप टू द 50 ml मार्क। एंड वो ब्यूरेट किससे फिल हुआ है? इट इज फिल्ड विद N/10 HCl। सो दैट मींस बाय डिफॉल्ट ब्यूरेट में हमेशा स्टैंडर्ड सोल्यूशन भरा जाएगा। ठीक है, अब आपको वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन N/10 HCl सप्लाई किया गया, तो आपका काम क्या है कि फनेल के माध्यम से हम ब्यूरेट में HCl सोल्यूशन भर देंगे। ओके, डन। ये फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सपेरिमेंट का। दूसरा पार्ट क्या है कि आपको एक कोनिकल फ्लास्क दिया जाएगा। देखना वो वीडियो गौर से देखना कि नीचे एक कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ, ब्यूरेट के नीचे एक कोनिकल फ्लास्क, माने कोन की तरह एक फ्लास्क होगी, उसको हम कहेंगे कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो वो कोनिकल फ्लास्क में हम अननोन सोल्यूशन लेंगे, तो हमारा अननोन सोल्यूशन इज नथिंग बट द अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो उस अल्कलाइन सोल्यूशन में दो आयंस हमारे प्रेजेंट है, एक है कार्बोनेट आयंस और दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस। तो आपका काम क्या है? कंसंट्रेशन निकालना है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, एंड दैट इज द एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट। सो आपको क्या करना है कि वो कोनिकल फ्लास्क में आप पिपेट के माध्यम से, देखना वहां पे सर जो है सक कर रहे हैं, द कोनिकल फ्लास्क जो एक बीकर में लिया हुआ है, हम लोग आपको एक बीकर में देंगे, तो वो बीकर को रखो अपने लेफ्ट हैंड में, और एक पिपेट होगा, पिपेट से आप सक करके वो कोनिकल फ्लास्क को खींचना है, सॉरी वो अननोन सोल्यूशन को खींचना है विद द हेल्प ऑफ, या तो आप मुंह से सक करो, बट मुंह से सक करने से क्या होगा कि देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग द, माने आपका जो अननोन सोल्यूशन मुंह में चला जा सकता है, इट कैन बी टॉक्सिक, इट कैन बी हार्मफुल टू योर बॉडी। तो इसलिए वो पिपेट, देयर इज द पिपेट, एंड पिपेट से हम उसको खींचते हैं वो अननोन सोल्यूशन, और वो पिपेट का कैपेसिटी है 10 ml। सो दैट मींस 10 ml ऑफ अननोन सोल्यूशन को आप पिपेट आउट करोगे, माने यू विल बी सकिंग इट आउट
either with the help of your move, that means mouth, या फिर there is a machine, it will pull the liquid out. So वो unknown solution को आप खींचोगे with the help of the pipette, and pipette का capacity total 10 ml है, so वो 10 ml ही निकलेगा into that pipette. So वो pipette से निकाल के आपको conical flask में 10 ml वो unknown solution डाल देना है. So आपका दो काम हुआ अभी. पहला काम क्या है, जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो, every table, that means every student will be given two solutions. एक है standard solution, और standard solution आपका experiment 1 के लिए n/10 HCl solution है, और दूसरा solution that is nothing but your unknown solution. और standard solution को आप fill करोगे in the burette. और कैसे fill up करोगे? With the help of a funnel. funnel क्यों use कर रहे हैं? बिकॉज आप डायरेक्ट उस ब्यूरेट पे डालोगे तो देयर आर चांसेस कि वो सोल्यूशन नीचे गिर जाए और वो पूरा आपका टेबल जो है एक्सपेरिमेंटल टेबल गंदा कर दे. तो इसलिए हम फनल डालते हैं, फनल ब्यूरेट के मुंह में डालते हैं और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम फिल करते हैं इनटू द ब्यूरेट. द कैपेसिटी ऑफ द ब्यूरेट इज 50 ml. क्लियर? नाउ ये करने के बाद वो टैप को हमेशा बंद करके रखना होता है, अदरवाइज वो ब्यूरेट का टैप सपोज ओपन रहेगा तो जो आप अंदर से फिलअप कर रहे हो वो निकल जाएगा नीचे. तो इसलिए ब्यूरेट का टैप हमेशा क्लोज करोगे एंड देन आप उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन फिलअप करोगे. 50 ml फिलअप होने के बाद आप छोड़ दोगे. फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका कोनिकल फ्लास्क में आप पिपेट आउट करोगे. दैट मीन्स बीकर में आपका अननोन सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें पिपेट आउट करोगे 10 ml, और वो पिपेट आउट करने के बाद आपको कोनिकल फ्लास्क में 10 ml डालना है. सो दैट मीन्स नाउ योर एक्सपेरिमेंट इज सेटअप. एक्सपेरिमेंट क्या सेटअप है? ब्यूरेट में आपका 50 ml भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन. स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज व्हाट? n/10 HCl, and unknown solution is in your conical flask. Volume of the unknown solution is 10 ml. Okay, so now before you start your experiment, because आपके ब्यूरेट में जो सैंपल सोल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन रखा हुआ है, दैट इज अ कलरलेस सोल्यूशन. एकदम फीका, माने कोई कलर नहीं है, ब्यूरेट में कोई कलर नहीं है, ऐसा सोल्यूशन आप डाल दिए. HCl इज कलरलेस. नाउ कोनिकल फ्लास्क जो है उसमें भी आप कलरलेस सोल्यूशन डाले हो. ओके, सो नाउ अब हमारा टाइट्रेशन है, हमें टाइट्रेशन करना है. तो कोई भी आपको फैकल्टी पूछता है कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन? इट इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन विद द अननोन. टाइट्रेशन मतलब ही बहुत इजी है. तो दैट मीन्स जैसे ही आप ब्यूरेट को खोल दोगे, माने ब्यूरेट का टैप खोल दोगे और ब्यूरेट के नीचे, टैप के नीचे आप कोनिकल फ्लास्क रख दो, तो क्या होगा? आपका एसिड सोल्यूशन, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दैट विल फॉल इनटू द कोनिकल फ्लास्क, and that is nothing but mixing of the standard solution with the unknown. And यही mixing of standard solution with the unknown is nothing but titration. ठीक है? तो अब ये टाइट्रेशन से कैसे करना है, उसका तरीका कैसा है टाइट्रेशन करना? खाली ब्यूरेट का टैप ओपन कर देने से आपका, दिस इज नॉट द प्रोसेस. मैंने तो बोल दिया कि मिक्सिंग करना है, बट मिक्सिंग मतलब कब तक करना है? पूरा ब्यूरेट खाली कर दोगे क्या? नहीं ना. तो दैट मीन्स जब आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डाल रहे हो, ब्यूरेट जैसे ही खोल दे रहे हो, आपके ब्यूरेट में क्या कौन सा सोल्यूशन भरा हुआ है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन. तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसे ही कोनिकल फ्लास्क में जाके गिर रहा है तो क्या हो रहा है? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन. व्हाट इज दैट रिएक्शन? कैन एनीबॉडी से? हैंड्स. या इशिका या सारांश? Neutralization. Very good. A big clap. It's very good answer, Saransh. Yes. So that means जब आपके ब्यूरेट में क्या है कि the standard solution is nothing but a HCl solution. ठीक है? It's an acid. अब आपके कोनिकल फ्लास्क में अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो जैसे ही एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में गिरता है तो रिएक्शन कुछ होगा ना. तो वो रिएक्शन क्या है? इट इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन. सो एसिड जैसे ही बेस में गिर रहा है, सो इट इज नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन. सो एक्सपेरिमेंट 1 इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है? तो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज n/10 HCl, एंड जो कोनिकल फ्लास्क में हम डाल रहे हैं अननोन सोल्यूशन, दैट इज अल्कलाइन सोल्यूशन. सो जैसे ही हम एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इन द कोनिकल फ्लास्क. सो अभी मेरा क्वेश्चन है कि कब तक ये मिक्स करते रहना है?
पूरा टैप को खोल दोगे, दैट मींस 50 ml का जो एसिड है वो पूरा ही कोनिकल फ्लास्क में गिरता जाएगा। तो कब तक हम लोग को ये प्रोसेस कब तक करना है? यस ऋषिका, अनुष्का। मैम जब तक लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। वेरी क्यूट ऑफ यू अनुष्का। यस, पिंक कलर, तो अब पिंक कलर कहाँ से आएगा? हम लोग तो अननोन सोल्यूशन भी हमारा कलरलेस है, और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो कलरलेस। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब कि जैसे ही हम ब्यूरेट के टैप को खोल देते हैं और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जाके कोनिकल फ्लास्क में गिर रहा है, तो वो फाइनली वो सोल्यूशन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है दैट इज अगेन अ कलरलेस। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हैज कंप्लीटेड? तो कहीं पे तो कंप्लीट होगा, वो कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट कब हो रही है? यस सारांश। इंडिकेटर की हेल्प से। वेरी गुड, आई लाइक यू ऑल। तो इसीलिए हम लोग इंडिकेटर डालते हैं। तो इसीलिए हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में लिखा है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स phenolphthalein and methyl orange. So that means 2 types of indicators we are using in this experiment. तो आपका जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, तो आप लोग मेरे से पूछोगे कि मैम 2 इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है, एक इंडिकेटर से ही काम चल जाएगा? उसका मैं कैसे बताती हूँ, एक धीरे धीरे मैं समझाती हूँ। तो क्या है कि आपके जो एज आई सेड कि दोनों सोल्यूशन जो हैं दे आर कलरलेस, इसीलिए हमें पता चलना चाहिए कि रिएक्शन दैट मींस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहीं तो एंड होना चाहिए। तो वो एंड पॉइंट को निकालने के लिए, एंड पॉइंट इज नथिंग बट the point where the reaction, that means where the neutralization reaction has got completed, that is called as the end point. So वो end point को कैसे पता करें? With the help of external indicators. So that means एक indicator, that indicator is nothing but it is a solution, it is a organic solution, ठीक है ना? HCl is a inorganic solution, और जो अल्कलाइन सोल्यूशन आपका अननोन सोल्यूशन है दैट मींस द बाइकार्बोनेट एंड द कार्बोनेट, दे आर अगेन इनऑर्गेनिक। बट हम लोग जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं दैट विल बी अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो phenolphthalein एंड मिथाइल ऑरेंज दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो ये जो सॉल्वेंट है, एक बूंद हम डालते हैं इन द कोनिकल फ्लास्क बिफोर starting the process of titration. Now titration क्या है? It is the adding of standard solution to the unknown solution. So that means this titration process को start करने से पहले कोनिकल फ्लास्क में जैसे ही आपने 10 ml unknown solution pipette out करके कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, आपका तीसरा काम है to add 1 drop of indicator. So that means we will be supplying to you 2 indicators, एक है phenolphthalein और दूसरा है methyl orange. So phenolphthalein indicator हम सबसे पहला indicator ऐड करते हैं to the conical flask. 1 ड्रॉप बहुत ज्यादा है, आप 1 से 2 ड्रॉप भी डाल सकते हो, बट हम बोलेंगे कि आप 1 ड्रॉप डालो। वाई? कौन बोलेगा? ओके, नो आंसर। 1 ड्रॉप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिकेटर हैज गॉट नो रोल इन द कॉन्सेंट्रेशन। माने आपका ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रही है, क्वालिटेटिव नहीं। तो हमारा क्वांटिटेटिव माने हम लोग क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो दैट मींस क्वांटिटेटिव मींस वी आर आवर एम इज टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, कितना मात्रा में है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। सो दैट इज अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हमारा इंडिकेटर जस्ट टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट, it has got no role in the quantitative analysis. that means 1 ड्रॉप मैडम बोल रही है, 1 से सपोज गलती से 2 ड्रॉप पड़ जाती है, so it will not affect your reading, it will not affect your calculation, it will not affect your result. तो फिर भी मैडम जोर लगा रही है कि क्यों 1 ड्रॉप ही डालना है? बिकॉज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये जो मैं जो बोल रही हूँ ना, मार्क करो, ये सब वाइवा वॉइस क्वेश्चंस है। आपको अगले हफ्ते मैं ही पूछूंगी कि आप 1 ड्रॉप क्यों डालो, 2 क्यों नहीं डालो, तो आपका आंसर आपकी तरफ से ये आना चाहिए कि मैडम टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ केमिकल्स
बिकॉज इंडिकेटर का रोल नहीं है टू अफेक्ट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मतलब कि एक ड्रॉप फेनोप्थिलीन जैसे ही आप वो अननोन सोल्यूशन में डाल दोगे, सो योर अननोन सोल्यूशन विल नाउ टर्न पिंक इन कलर, पूरा डार्क पिंक हो जाएगा, एक ड्रॉप से ही एकदम डार्क पिंक आ जाएगा। तो आप 2 ड्रॉप डालोगे क्यों? ठीक है, तो इसलिए एक ड्रॉप डालना जरूरी है। एंड व्हेन यू आर एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, तो आपको इंश्योर करना है कि वो ड्रॉप एकदम बीचों बीच सोल्यूशन में गिरे। बहुत लोग क्या करते हैं कि कोनिकल फ्लास्क को टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा करके वो ऐसा करके वो ड्रॉपर में डालते हैं कि वो साइड में जाके लग जाता है। तो क्या होगा कि आपके सोल्यूशन में जाके पहुंचा नहीं, तो वो कोनिकल फ्लास्क पिंक पिंक हो जाएगा, आपका सोल्यूशन पिंक नहीं होता है। तो इसलिए आप जब डालोगे एक ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, दैट ड्रॉप शुड एंश्योर कि वो बीच में गिरे। तो आप जैसे ही उसको शेक कर दोगे तो पूरा सोल्यूशन पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ योर अननोन सोल्यूशन इज पिंक इन कलर। बस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप टाइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करो। दैट मींस यू ओपन द टैप ऑफ द ब्यूरेट एंड वो आपका HCl सोल्यूशन जाके अननोन सोल्यूशन में गिरेगा। तो आप उसको शेक करते रहो, जैसे ही 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप गिरता है तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली शेक फ्लास्क। व्हाई यू हैव टू शेक? बिकॉज टू एंश्योर कि मिक्सिंग हो। ठीक है, तो इसलिए आपको कंटिन्यूअस शेक करना है और कंटिन्यूअस एक एक ड्रॉप आपका गिरता जाएगा फ्रॉम योर ब्यूरेट। तो दैट मींस दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड शेकिंग हैज टू बी साइमल्टेनियस। ये नहीं कि मैंने पूरा टैप खोल दिया, 1 ml पूरा डाल दिया, फिर उसके बाद टैप को बंद कर दिया, फिर शेक किया, नहीं। तो दैट मींस एडिशन ऑफ HCl फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क एंड शेकिंग हैज टू बी साइमल्टेनियस। ठीक है, नाउ ये शेकिंग प्रोसेस और एडिशन प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आता है। नाउ व्हाट इज दैट एंड पॉइंट? End point is the point when the pink color immediately disappears. तो आप जैसे ही उसको ऐड करके शेक करते जाओगे ना, तो देखोगे धीरे धीरे पिंक कलर इज बिकमिंग लाइट पिंक इन कलर, और एक ड्रॉप में तुरंत वो कलरलेस हो जाता है। तो वो कलरलेस पॉइंट जैसे ही कलरलेस हो जाती है, माने आपके कोनिकल फ्लास्क में शेक करते करते जैसे ही कोनिकल फ्लास्क में कलरलेस आ जाती है, आपको ब्यूरेट का टैप बंद कर देना है, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं डालना है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू मेंटेन एंड एंश्योर सो दैट योर रीडिंग इज करेक्ट। सो समझ में आया? तो दैट मीन्स हमारा पहला एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, एंड पहला एंड पॉइंट इज नथिंग बट when the pink color is becoming colorless। आप ये सारा चीज वीडियो में देखोगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि मैडम क्या बोली है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया। नाउ मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे हो पहली बार, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाओगे। तो आपका क्वेश्चन मेरे तरफ से होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए कि मैडम एक एंड पॉइंट आ गई तो हो गई बस, आप 2 इंडिकेटर क्यों डाल रहे हो? 2 इंडिकेटर इसलिए जरूरत है बच्चों क्योंकि हमारे अननोन सोल्यूशन में 2 आयंस प्रेजेंट है। मैंने शुरू में बोला था कि जो वाटर सैंपल अननोन सैंपल आपको दिया जा रहा है उसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, एक है कार्बोनेट आयंस और दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, सो दैट मींस ये दोनों आयंस का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन निकालना जरूरी है। तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन तभी निकल सकती है जब हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। तो पहला इंडिकेटर हमारा सबसे पहला इंडिकेटर है फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन जैसे ही अननोन सोल्यूशन में डालोगे इट विल टर्न पिंक इन कलर एंड हमारा एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट विल बी पिंक टू कलरलेस। तो जैसे ही हमारा कलरलेस हो गया, वी नोट डाउन द ब्यूरेट रीडिंग। तो जैसे ही कलरलेस हो गई, आप कोनिकल फ्लास्क को नीचे करो, नीचे रख दो, ब्यूरेट को बंद तो कर ही दिए। ठीक है, अब आप ब्यूरेट का कौन सा रीडिंग, दैट मींस आपका जो है सबसे टॉप लेवल जो है, जो जितना आपका HCl सोल्यूशन कंज्यूम हुआ है, दैट मींस आपका फर्स्ट रीडिंग था 0। ठीक है, तो 0 से कितना नीचे आया, हो सकता है 5 ml कंज्यूम हुआ है HCl, तो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लिखोगे 5 ml ऑफ
n/10 HCl is consumed during the first end point. तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम आपको बता देंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है एंड कैसे रीडिंग नोट करना है. तो इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग विल बी 0 एंड द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग विल बी जो आपका रीडिंग है. ठीक है, तो दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल विल बी द वॉल्यूम ऑफ n/10 HCl consumed during the first end point. And what is the first end point? It is pink to colorless. Clear to everybody? Now हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है. हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रीडिंग के लिए, दैट मीन सेकेंड एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हमारा रीडिंग ऑफ द सेम, सपोज 5 ml में जाके रुका है, तो दैट मीन्स 5 से हमें स्टार्ट करना है. तो दैट मीन्स सेकेंड रीडिंग के लिए हमारा इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग विल बी 5 तो मैं अनुमान से बोल रही हूं, पर रीडिंग वही होगा जो आपको मिलेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन, सेकेंड आयन डिटर्मिनेशन. तो उसके लिए द इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग विल बी द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ऑफ द फर्स्ट एंड पॉइंट. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया है. सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग विल बी द इनिशियल फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ऑफ द फर्स्ट एंड पॉइंट. तो अब आप नोट कर दिए ऑब्जर्वेशन टेबल में आपकी कोनिकल फ्लास्क में जो का तू वैसे ही रखा हुआ है, उसमें कोई भी एडिशन नहीं हुआ, कोई भी डिलीशन नहीं हुआ. तो अब हमारा सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज इज अगेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वो मिथाइल ऑरेंज का एक ड्रॉप आप डाल दो इनटू दैट कोनिकल फ्लास्क. तो योर कलर, द कलर ऑफ द कोनिकल फ्लास्क विल टर्न समथिंग लाइक वाइन रेड. ओके, सो जैसे ही आपका कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स कलरलेस से कुछ कलर आया, आप क्या करोगे, फिर से दोबारा टाइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ओपन द ब्यूरेट, दैट मीन्स टैप खोलोगे और फिर से द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द HCl सॉल्यूशन इनटू द कोनिकल फ्लास्क स्टार्ट्स. तो आपको क्या करना है, फिर से शेक करना है, फिर से आपको एडिशन करते जाना है. कब तक करना है, when the solution turns, मैंने गलत बोला, the second reading, the second methyl orange जब आप डालोगे, the color of the solution will turn yellow and वो final end point will be wine red in color. So that means yellow to wine red will be the color change of the second end point. तो जैसे ही wine red color आपका solution change हो जाता है, you have to stop the tap, note down the final burette reading and write it down in the observation table. So this is all about your experiment. Any doubts? No, ma'am. Okay, Anushka, thank you. I hope everybody समझ में आया प्रोसेस. जो मैं बोली आप लोग तुरंत, मेरा जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप लोग वो 1-2 बार वीडियो को थोड़ा गौर से देखना. गौर से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग बच्चों पहली बार कर रहे हो. मुझे पता है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने का एंड खुद के करने का जरूरी है, बट मजबूरी है. तो इसलिए 2-3 बार आप वो वीडियो को देखो और मैंने जो बोला उसको हूबहू मिलाओ, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना होता है. अब तक जो मैं बोली, इट इज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. ब्यूरेट में HCl सोल्यूशन भर दिए, कोनिकल फ्लास्क में आप पिपेट के माध्यम से अननोन सोल्यूशन 10 ml पिपेट आउट करके कोनिकल फ्लास्क में डालना है. पहला इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं फिनोप्थिलीन, वो भी 1 ड्रॉप डालोगे. जैसे ही 1 ड्रॉप डालोगे पिंक कलर आ जाएगा सोल्यूशन में. फिर उसके बाद आप ब्यूरेट का टैप खोलोगे एंड द ब्यूरेट से स्टैंडर्ड सोल्यूशन गिरना शुरू हो जाएगा. ये नहीं कि धड़ाधड़ गिर जाएगा, ये नहीं है. तो आपको ड्रॉप वाइज एडिशन करनी है, बिकॉज यू डू नॉट नो कब आपका सोल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाएगा. तो इसलिए इट हैज टू बी अ ड्रॉप वाइज एडिशन. जैसे ही 1 ड्रॉप गिरता है कोनिकल फ्लास्क में, आपको कंटिन्यूअस शेक करते जाना है. शेकिंग क्यों करना होता है? टू एंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशंस. फिर उसके बाद कब तक करना है? तब जब तक कलरलेस नहीं आ जाती है. जैसे ही कलरलेस आ जाती है, आपको ब्यूरेट रीडिंग नोट करनी है. तो दैट मींस इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज 0, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो भी आपका रीडिंग आएगा उसको नोट डाउन करना है इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल का फॉर्मेट हम लोग देंगे आपको. फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट्स. आपका सेकेंड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, उसमें 1 ड्रॉप डालो.
into that conical flask. Remember कि 1 से 2 डल जाता है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, because it will not affect your quantitative result. Now मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद आपका क्या कलर आएगा? येलो कलर आएगा. एंड देन आपको एडिशन फिर से दोबारा करना होगा n/10 HCl एंड तब तक करना है जब तक वाइन रेड कलर नहीं आ जाता. जैसे ही वाइन रेड कलर आ जाती है, यू हैव टू स्टॉप द ब्यूरेट, नोट डाउन द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग एंड राइट इट डाउन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. ऐसा करके आपको 3 बार रिपीट करना है. तो दैट मीन्स ब्यूरेट में फिर से दोबारा 0 तक आप भरोगे. काहे से भरोगे? फनेल से भरोगे, 0 तक ले आओगे, फिर वो कोनिकल फ्लास्क में जो भी आपका सोल्यूशन है उसको फेंक दोगे, टैप से, उस टैप वाटर से रिंस कर दोगे, धो दोगे. फिर उसके बाद आपको दोबारा 10 ml अननोन सोल्यूशन लेना है एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स लाइक दिस. 3 बार क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, गलती हो सकती है. तो एनी 2 ब्यूरेट रीडिंग, दैट मीन्स 2 रीडिंग हमें फाइनल लेना है जो कम से कम 2 इक्वल हो. तो 3 में से कम 2 रीडिंग बराबर मिलना चाहिए, तभी हम स्टॉप कर सकते हैं. तो 3 बार हम लोग मान के चलते हैं कि 3 बार मिनिमम 3 बार करना होता है, बट बाय द टाइम भूल चूक हो जाती है तो चौथे बार करना भी जरूरी पड़ता है. तो इतना करने के बाद आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है. नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन के लिए आई हैव टू नाउ शो यू वन फॉर्मूला. मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट विथ मी. ओके, तो ये वाला पीडीएफ मैंने आपके LMS में अपलोड कर रखा है. यू कैन सी दैट इट इज रिटन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है, एग्जांपल क्या है. ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर आई कम टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आई विल शो यू द फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट का. ये देखो, ये टाइट्रेशन लिखा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन, ये लिखा हुआ है. और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाए हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2. ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम. सो ये N1V1 स्टैंड्स फॉर सपोज योर नोन सोल्यूशन, then N2V2 will stand for your unknown solution, या फिर vice versa. That means N1V1 can represent your unknown solution, so N2V2 will represent your standard solution. So that means हम लोग 2 solutions ले रखे हैं titration के लिए. So N1V1 can stand for your unknown and N2V2 can stand for your known. So suppose this left hand side is your unknown solution and this right hand side is your known solution, that means standard solution. So N stands for normality. So normality of the unknown solution is your aim. You do not know the normality of the unknown solution, whereas you know the volume of unknown solution, that is 10 ml. आपने pipette out करा है, conical flask में कितना ml डाला था? 10 ml. So N1 into 10. Okay, so this is what I'm showing you, the calculation. Remember, this is the calculation I'm showing you, and this formula is known as the law of equivalence. So this is the gram equivalent of the standard solution will be equal to gram equivalent of the unknown solution, or gram equivalent of the unknown solution will be equal to gram equivalent of the standard solution. So gram equivalent is nothing but normality into volume. So normality, ये स्ट्रेंथ है आपका अननोन का, हमें पता नहीं है, यही चीज हमें पता करना है. एंड V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द अननोन जो कोनिकल फ्लास्क में आपने ले रखा है, दैट इज 10 ml. ओके, नाउ लेट अस कम टू द राइट हैंड साइड. N2 stands for the strength of the HCl solution, that is N/10. तो यहाँ पे आपका N2 के जगह पे आप N/10 लिखोगे. V2 stands the volume of the HCl solution consumed. So this will be your burette reading. ठीक है. Now suppose आपको डिटरमाइन करना है, आपके सोल्यूशन में 2 आयंस प्रेजेंट है, एक है कार्बोनेट और दूसरा है बाइकार्बोनेट. सो कार्बोनेट के लिए आपका सपोज यहाँ पे लिखोगे आप, लेट मी आई विल शो यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट. सो ये वाला पहला हमारा आयन है कार्बोनेट आयन. सो यहाँ पे आप लिखोगे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनेट आयंस.
सो N1 हमें पता नहीं है, V1 10 ml लिखोगे, N2 N/10 लिखोगे, and V2 will be the first burette reading. That means the total volume of HCl that has been consumed. So that means it will be final reading minus the initial reading. Initial reading आपका 0 था और final reading जो आपका burette reading होगा. So that minus this will be V2. ठीक है? So N1 will be equal to N2 into V2 divided by V1. You will get the normality of the carbonate ions. Clear? Now normality को हम grams per liter में convert करना है. So that means ये N1 को into the equivalent weight of carbonate ions आप multiply करोगे. So you will get the grams per liter of carbonate ions. So you can see here it is written the strength of unknown solution in grams per liter. That means ये तो आपका normality में निकल गया. Carbonate ions कितने normality में आपको निकालना है. So it will be N1 into V1 divided by V2. ठीक है? So ये strength of carbonate ions in grams per liter में आपका result जो है final result will be in terms of grams per liter. So that means normality को grams per liter में कैसे convert करोगे? Multiply the N2 into equivalent weight of the substance. That means equivalent weight of carbonate ions. So I will tell you how to determine the equivalent weight of carbonate ions. But this is how you are going to determine the strength of the carbonate ions. Similarly, आपको bicarbonate ions determine करने के लिए again you have to use the formula N1V1 is equal to N2V2. Now this will be unknown and this will be known. So N1 of bicarbonate, V1 will be 10 ml, N2 will be N/10 and V2 will be the final burette reading. That means जो second वाला जब methyl orange जब डाले आप उसका initial minus that means final minus initial करोगे, so that will be V2. Okay, so that means again N1 will be equal to N2 into V2 divided by V1. फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस तो आपको मिल जाएंगे योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर. ओके, इतना आप लोग को समझ में आया? Am I going very fast? मुझे बहुत स्लो जाना चाहिए. आप लोग मुझे बताओ कि मुझे और आगे बढ़ना है या फिर यहीं तक रखूं या फिर मुझे और दोबारा इसको समझाना है. प्लीज हेल्प मी इन. मुझे समझ में नहीं आ रही, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? प्लीज हेल्प मी. मैम लास्ट वाला एक बारी दोबारा से. ओके ओके. ओके, ये तो समझ में आया कि यू हैव टू यूज द फॉर्मूला लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? सपोज आपको वाइवा में पूछा जाएगा व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यू विल बी टेलिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन बी. तो या फिर आप बोलोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ठीक है? नाउ ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट N1V1 is equal to N2V2 where N1 stands for normality, V1 stands for the volume of the solution. Similarly normality और ये वॉल्यूम. तो सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड को अननोन लेते हैं, राइट हैंड साइड को नोन लेते हैं, तो हमारा पहला काम है कि कार्बोनेट आयंस हमारे सॉल्यूशन में कितना है. That is the aim of today's experiment, to determine the alkalinity of the given water sample. और alkalinity किस वजह से है? Due to the presence of carbonate ions and bicarbonate ions. So that means you have to find out the concentration of carbonate ions. You have to find out the concentration of bicarbonate ions in terms of grams per liter. ठीक है? So now you are going to write here. मैं दिखा दूंगी जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखोगे आपके रजिस्टर में. यहाँ पे पहला लिखोगे to determine the strength of carbonate ions. ठीक है? N1V1 is equal to N2V2. ये सब लिख लेना आप. Where N1 determines strength or normality of unknown, V1 determines the volume of unknown consumed. ठीक है? That means burette reading. फिर N2 is normality या strength of the standard solution. V2 is the volume of the standard solution. So हमारा यहाँ पे लिखोगे N1 into 10 is equal to N2 is nothing but N/10 and V2 is nothing but the first burette reading. That means आपका जो पहला इंडिकेटर आपने ऐड करा था that is phenolphthalein. phenolphthalein ऐड करने के बाद जो पिंक कलर आया और पिंक से जब कलरलेस हुआ तो कितना आपका HCl कंज्यूम हुआ. So that means ऑब्जर्वेशन टेबल में आप जो लिखे हो इनिशियल burette reading and final burette reading, तो फाइनल माइनस इनिशियल that is the volume of the HCl consumed और वही वाला आपको यहाँ पे V2 में लगाना है.
Now N1 will be equal to N2 into V2 divided by V1. So that means ये वाला है. तो अब ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स पे है, दैट मीन्स कार्बोनेट आयंस इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी है ये वाला. आपको अभी कन्वर्ट करना होगा टू ग्राम्स पर लीटर. सो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयंस. ओके, सो सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे द सेकेंड पॉइंट विल बी टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस. सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला लिखोगे, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. N1 हमें पता नहीं है, V1 अगेन 10 ml लिखोगे, N2 N/10 लिखोगे, बट V2 विल बी द, जब मिथाइल ऑरेंज आपने डाला था और जब वो वाइन रेड कलर आया तो मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल तब का वैल्यू जो है वो V2 में लगाना है, और N1 अगेन विल बी दिस into equivalent weight of bicarbonate ions will give you the reading of the strength of bicarbonate in terms of grams per liter. इतना समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं. Yes. I hope everybody has understood. मैं सिर्फ अनुष्का से नहीं बात कर रही हूँ, मैं पूरे क्लास से बात कर रही हूँ. होप आप लोगों को समझ में आया. इफ किसी को नहीं समझ में आया यहाँ तक, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, आई अंडरस्टैंड कि सबको समझ में आया. नाउ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, मैं फिर से आपके ये इसमें जा रही हूं. ओके, ये वाला देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट डेफिनेशन, ये वाला नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. ये नोट्स जो है सबको नहीं मिली है, मैं सिर्फ सेक्शन सी को दे रही हूँ. ये बाकी सब सेक्शंस को अपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स देंगे, बट ये वाला पीडीएफ फाइल ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने सेक्शन को दे रही हूँ. ये मैंने खुद बनाया है अपने सेक्शन के लिए. सो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, बट मेरा आपके साथ अभी बात करना है कि हाउ डू यू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, बिकॉज हम लोग एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं. बोथ सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स द कार्बोनेट आयंस एंड द बाइकार्बोनेट आयंस आर नथिंग बट बेस और एल्कली. तो हमें पता करना है कि हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयंस. ठीक है, तो कार्बोनेट आयंस के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और डिवाइडेड बाय द आयंस. सो दैट मींस कार्बोनेट के ऊपर कितना आयंस लगा है, -2 लगा है कि नहीं? इट इज CO3 2-. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो दैट मींस okay, so molecular weight of carbonate ions is how you are going to determine the molecular weight of carbonate ions. It is कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है बताओ? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16. because 3 atoms of oxygen है. Yes or no? कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO3 2-. सो दैट मींस कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है. तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है तो 48 हुआ. 48 + 12 कितना हुआ? 60. सो दैट मींस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनेट आयंस इज 60. 60 divided by 2, that is the equivalent weight of carbonate ions. That means it is 30. I hope it is clear to you. Yes, ma'am. Okay, so now let us see how to find out the equivalent weight of bicarbonate ions. Bicarbonate ions का molecular formula है HCO3-. HCO3-, it is bicarbonate ions. ठीक है, so it will be what? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 है. तो 3 तो ऑक्सीजन है तो 48 हुआ. सो दैट इज इट इज कमिंग टू 61. यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट मींस इसका आयनिक चार्ज कितना है? 1 है, -1 है कि नहीं? तो दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1. सो दैट मींस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट इज 61. Whereas the equivalent weight of carbonate ions is 30. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे आपका रिजल्ट में होगा the strength of carbonate ions in terms of grams per liter will be n into equivalent weight of carbonate ions. So जो भी आपका यहाँ पे निकलेगा रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई करना होगा into 30.
for finding out the concentration of carbonate ions in terms of grams per liter. Similarly, the concentration of bicarbonate ions in grams per liter will be the normality जो आप निकाले हो into 61, that is the equivalent weight of bicarbonate ions. So this is all about your today's experiment. Your experiment का aim है to determine the strength of carbonate ions and bicarbonate ions. In other words, the alkalinity of the given water sample will be the concentration of carbonate ions plus the concentration of bicarbonate ions. जो भी आपका वैल्यू निकला है in terms of grams per liter, दोनों को ऐड कर दो तो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा to determine that means the strength of the alkalinity or the alkalinity of the given water sample will be concentration of carbonate ions in terms of grams per liter plus concentration of bicarbonate ions in terms of grams per liter. जो भी ऐड करके जो रिजल्ट निकला, that is your result, final result of today's experiment. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. तो अब मैं आपको बताऊंगी, there are अभी तो आपका दूसरा कोई क्लास नहीं है ना, तो मैं और आई थिंक 15-20 मिनट्स, इनफैक्ट और आधा घंटा लग सकता है, बिकॉज मुझे अभी आप लोगों को रजिस्टर कैसे लिखना है वो भी मुझे दिखाना है, और फिर मुझे एक और क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस मुझे पूछना है आप लोगों से, मैंने बताना है कि आप लोग का सवाल मेरे तरफ, मैंने आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो मेरे से कि मैडम पहले हम लोग फेनोल्फथालीन क्यों डाल रहे हैं। हमारा जब दो इंडिकेटर हमको डालना है तो सबसे पहले फेनोल्फथालीन ही क्यों डालना है? हम लोग पहले मिथाइल ऑरेंज भी डाल सकते हैं ना। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so that's there should be a technical answer कि हम पहले फेनोल्फथालीन क्यों डाल रहे हैं। हम लोग पहले मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा क्या? ऑफ कोर्स गड़बड़ होगा, क्योंकि फेनोल्फथालीन का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मिथाइल ऑरेंज का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। फेनोल्फथालीन जो है इट इज यूज्ड इन अल्कलाइन मीडियम, वेयर एज आपका मिथाइल ऑरेंज इट इज यूज्ड